हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में नया चैप्टर मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 10 केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ये उसका पहला पार्ट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे जाएंगे। उससे पहले आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आपके लिए हर रोज़ मैं लेके आता रहूँगा। ऐसी वीडियोज़ हर रोज़ अपलोड मेरे चैनल पर आपको मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, जो कि एसिड दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग एसिड और बेसिस के बारे में ही बात करेंगे, और ताकि हमको थोड़ा सा उनके बारे में डिफरेंस भी पता चल जाए, और हम लोग डिफरेंस एग्जाम में अगर लिखने को आए तो हम लोग वो भी लिख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो कि हमको देखने को मिलता है एसिड्स। एसिड्स देखने को मिलता है। तो एसिड अब किन को कहते हैं? एसिड हम लोग, मैं बताता हूँ आपको कि एसिड उनको कहते हैं जिनको वाटर में मिक्स करने पे वो हमें H+ आयन्स रिलीज करके दें। H+ आयन्स मतलब हाइड्रोजन आयन हमको रिलीज करके दें। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स पे अगर देखें तो H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HNO3, ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल हैं। क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल हैं? क्योंकि इनको अगर वाटर में हम मिक्स करते हो तो ये हमको ज़्यादा H+ आयन्स रिलीज करके देते हैं, ज़्यादा H+ आयन्स रिलीज करते हैं, इसीलिए हम लोग को इनको स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। और नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल्स के सेट को, कि यहाँ पे H2CO3 कार्बोक्सिलिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, इनको हम लोग वीक या माइल्ड एसिड कहते हैं, क्योंकि ये हमको वाटर में मिक्स करने पे लेस H+ आयन्स या हाइड्रोजन आयन्स रिलीज करके देते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हाइड्रोजन आयन्स ये हमको रिलीज करके देते हैं। तो H2SO4 जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनको वाटर में मिक्स करने पे ये H+ आयन्स और SO4 2- आयन्स देते हैं यहाँ पे। उसके बाद HCl को देखते हैं तो H+ आयन्स और Cl- आयन्स देंगे। और HNO3 को अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे H+ आयन्स और NO3- आयन्स ये हमको देते हैं। तो तीनों केसेस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे H+ आयन्स देता है। इससे हम लोग को पता चलता है कि ये जो मिक्सचर है या जो ये लिक्विड है ये एसिड है। अब इसके बाद अगर ये जो H+ आयन्स रिलीज होते हैं, अगर ये एक्सेस वाटर, ये ज़्यादा एक्वस फॉर्म में रिलीज हो गए, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो हमेशा H+ आयन्स जो होते हैं वो एक्वस फॉर्म में होते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। आगे इससे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँगा, शायद सेकंड पार्ट में उसको बताऊँ, पर इसको याद रखिए कि H+ आयन्स हमेशा एक्वस फॉर्म में रहेंगे। अब इससे आगे आपको एक कॉन्सेप्ट, बहुत ही क्वेश्चन जिससे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँगा। तो इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर H+ आयन्स ज़्यादा वाटर में प्रेजेंट हो, यहाँ पे देख सकते हैं H+ को H2O या वाटर से हम लोग मिलाए तो हमको H3O, जिसे हम लोग हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, वो हमको मिलता है। अब हाइड्रोनियम आयन क्या है? हाइड्रोनियम आयन हमको एसिड का प्रेजेंस बताता है। अब H+ आयन भी हमको एसिड का प्रेजेंस बताता है, और H3O आयन भी हमको एसिड का प्रेजेंस बताता है। इसको थोड़ा मैं क्लीन कर लूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे H3O आयन भी हमको एसिड की प्रेजेंस बताते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन ऑल्सो इंडिकेट एसिड प्रेजेंस। तो आप बोलेंगे कि दो दो चीज़ें कैसे? तो हाँ, दो दो चीज़ें से हमसे एसिड का पता चलता है, जैसे H+ और H3O आयन से हमको पता चलता है। इसके बारे में मैं आपको आगे भी बताऊँगा, H3O के बारे में। और H+ तो आपको पता ही है, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि H+ आयन से हमको एसिड की प्रेजेंस का पता चलता है, क्योंकि एसिड वाटर में मिक्स होने पे H+ आयन से रिलीज़ करते हैं। ज़्यादा अगर रिलीज़ करें तो उनको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, लेस अमाउंट में रिलीज़ करें तो उनको हम लोग माइल्ड या वीक बेसिस एसिड कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बेसिस पे। उससे पहले यहाँ पे एसिड का हम लोग टेस्ट देख लेते हैं। एसिड सॉर टेस्ट होते हैं, खट्टे टेस्ट के होते हैं। जैसे आपने नींबू अगर आपने टेस्ट किया होगा तो उसका टेस्ट खट्टा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड रहता है, तो एसिड का टेस्ट खट्टा होता है। अब बेसिस पे चलते हैं हम लोग। बेसिस वो उनको कहते हैं हम लोग जो वाटर में मिक्स होने पे OH- आयन्स रिलीज करते हैं। OH- आयन्स क्या है? OH- आयन्स को हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन्स अगर कोई भी रिलीज़ करे तो वो एसिड है वाटर में मिक्स होने पे। तो उसके बाद हम लोग अब थोड़ा टेस्ट और टच पे चल लेते हैं हम लोग इसके, उसके बाद एग्जांपल्स पे आऊँगा। तो बेसिस का टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है, और उनको टच करने पे सोपी इन टच होते हैं। सोपी इन टच मतलब जैसे आपके घरों में डिटर्जेंट या सोप्स होते हैं, वो सब बेसिस होते हैं, उनका टच आपको पता ही होगा। सोपी टच का आप मतलब समझ गए होंगे अब। तो एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं। NaOH, यहाँ ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे NaOH है, और NaOH और KOH ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा OH- आयन्स रिलीज़ करते हैं। CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस। सोडियम, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेसिस थे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे वीक बेसिस हैं, क्योंकि ये लेस OH- आयन्स रिलीज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स ईजी एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया हुआ है। आप इससे आगे जब हम लोग रिएक्शन ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे
तो आप इन एग्जांपल्स का यूज़ कर सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं बेसिस को अगर वाटर में मिक्स करने पे क्या मिलता है हमको। तो बेसिस को अगर हम लोग वाटर में मिक्स करें तो यहाँ पे NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको वाटर में मिक्स करने पे हमको Na+ और OH- आयंस रिलीज होता है। तो OH- आयंस यहाँ हमको मिल गया। MgOH होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लोग वाटर में मिक्स करें तो हमको Mg2+ और OH- आयंस यहाँ पे दोबारा मिल गया। तो यहाँ पे OH- आयंस हमको मिल रहा है, और तो इसीलिए ये बेस कहलाएगा। ये बेसिस के एग्जाम्पल्स हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट जो कि यहाँ पे मैंने ऐड किया है कि एसिड और बेस कोरोसिव नेचर के होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कोरोसिव नेचर मतलब जो जंग खिलवा सकते हैं। आयरन में जो जंग खाता है, आयरन या सिल्वर या कॉपर, वो ये बताता है कि एसिड और बेस दोनों कोरोसिव नेचर के होते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। इससे जुड़े हुए एक्टिविटी मैं आपको पार्ट 2 में आपको करवाऊँगा। तो आप ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है कि एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट आपको शो करना है कि जिसमें एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें। तो यहाँ पे उससे जुड़ी एक्टिविटी आपके बुक में भी दी हुई है, आप उसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इंडिकेटर्स पे। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? अब इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमको एसिड और बेस के नेचर के बारे में बताते हैं। अब नेचर क्या है? वो बताते हैं हमको कि एसिड है, बेस या कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब वो ना ही एसिड है, न्यूट्रल मतलब वो एसिड भी नहीं है और बेस भी नहीं है। तो न्यूट्रल का ये मतलब हुआ। तो आप इस न्यूट्रल को ध्यान में रखिएगा। तो एस इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस है, वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि किसी सब्सटेंस को डिस्टिंग्विश या हमको बताते हैं कि वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। कैसे बताते हैं? या अपना कलर चेंज करके या अपना ओडर चेंज करके। ओडर यहाँ पे स्मेल से रिलेटेड है। ओडर स्मेल से रिलेटेड है, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि ओडर मतलब स्मेल से रिलेटेड है। ऑल्फैक्टरी सेंसेस से, ऑल्फैक्टरी अभी मैं आपको बताऊंगा इंडिकेटर्स में। तो इंडिकेटर्स, अब एग्जांपल इंडिकेटर्स के देख लेते हैं। नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, अदर इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो कि यहाँ पे इसके बाद मैं आपको बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल में लिटमस और टर्मरिक आता है। तो आपको एग्जाम में भी 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है कि नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल दीजिए, तो आप लिटमस और टर्मरिक लिख सकते हैं। उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर का एग्जांपल है फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज। तो ये जो 4 इंडिकेटर्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़े हुए एग्जाम्पल या इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि लिटमस का कलर चेंज बताइए एसिड में, बेसिस में। और ये चारों जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इनकी इमेजेस भी अभी आपको मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा, तो उससे आप देख सकते हैं मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन का। लिटमस और टर्मरिक तो आपने देखा ही होगा। मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन के इमेजेस आपकी स्क्रीन पे अभी मैं शो करूँगा। तो उसके बाद अदर इंडिकेटर्स, जो बाकी के इंडिकेटर्स हैं उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो कि पीएच पेपर है। यूनिवर्सल इंडिकेटर यहाँ पे पीएच पेपर यूनिवर्सल इंडिकेटर है। और इसके बाद यहाँ पे है रेड कैबेज लीव्स, कलर्ड पेटल्स ऑफ फ्लावर्स लाइक जर्मेनिया, हाइड्रेंजिया और पिट्यूनिया। तो इन सब का मैं रिएक्शन आपको दिखाऊंगा एसिड और बेस में। उससे पहले हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पे चलते हैं। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि अपना स्मेल चेंज करके या अपना ओडर या स्मेल चेंज करके आपको एसिडिक और बेसिक मीडिया का बताते हैं आपको कि ये एसिडिक मीडिया का है या बेसिक मीडिया का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछली स्लाइड में भी आपने ये क्वेश्चंस देखे होंगे 2011, 2013, 2015। तो ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, जो कि मैंने अपने नोट्स में मार्क किए हुए हैं। लास्ट पार्ट जो कि थर्ड पार्ट इसका लास्ट पार्ट होगा, उसके एंड में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ मैं प्रोवाइड करूँगा। तो आप थर्ड पार्ट के लिए वेट करें, स्टे ट्यून्ड रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी हमारे वीडियोस की। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इंडिकेटर्स पे, जो यहाँ पे मैंने शो किया है। लिटमस पेपर, टर्मरिक, फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज, ये चारों इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जो आपकी बुक में भी शायद दिया होगा। और बाकी जो ये ओनियन, वनीला, ये सब हैं, ये मैंने आपके एक्स्ट्रा मतलब नॉलेज को बढ़ाने के लिए यहाँ पे अपने चार्ट, जो एक मैंने टेबल बनाया है, उसमें इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे मैं आपकी इमेज भी आपको अब दिख रही होगी। यहाँ पे चारों इंडिकेटर्स की इमेज भी आपको अब दिख रही होगी, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे चारों इमेजेस। तो इसके बाद हम लोग अब चलते हैं अपने टॉपिक पे कि लिटमस पेपर। सबसे पहले हम लोग आते हैं लिटमस पे।
कि लिटमस पहली बात 2 कलर्स के होते हैं, या रेड कलर का होगा लिटमस या वो होगा ब्लू कलर का। 2 टाइप के लिटमस पेपर होते हैं। अब जो एसिड में होता है, एसिड में रेड कलर का, ब्लू कलर का काम होता है। तो अगर ब्लू कलर के लिटमस को आप लोग एसिड में डिप करेंगे तो वो आपको कलर चेंज करके देगा रेड कलर में, और रेड कलर के लिटमस पेपर को अगर आप लोग बेस में डिप करेंगे तो आपको कलर चेंज करके देगा ब्लू में। तो रेड लिटमस बेस में यूज़ होता है, ब्लू लिटमस एसिड में यूज़ होता है। अगर रेड लिटमस को आप एसिड में यूज़ करें तो वो अपना रेड कलर रिमेन या रिटेन करेगा अपना रेड कलर, वो कलर चेंज नहीं करेगा। ब्लू कलर को अगर आप लोग बेसिस में यूज़ करें तो भी वो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। इसका ट्रिक भी मैं अभी आपको नीचे बताऊंगा कि लिटमस पेपर या इस काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, ये ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी ट्रिक भी मैं आपको एक आसान से ट्रिक भी बताऊँगा जिससे आप आसानी से इन सबको याद कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग अब चलते हैं टर्मरिक पे। तो टर्मरिक पे आप देख सकते हैं, टर्मरिक में हमको येलो कलर का टर्मरिक होता है तो वो एसिड में येलो ही रहेगा, और बेसिस में टर्मरिक का कलर येलो से रेड कलर में हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर में टर्मरिक का हो जाएगा। आपके बुक में एक डू यू नो बॉक्स में दिया हुआ है कि स्टेन ऑफ करी अगर आपके कपड़ों में लग जाए तो उसको वॉश करने पे वो रेड कलर का हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर में, और उसको फिर से एक्सेस वाटर से या प्लेंटी ऑफ वाटर से आप वॉश करेंगे तो दोबारा येलो कलर में हो जाएगा। तो इसके बारे में भी आपको मैं बताऊँगा। तो फिर टर्मरिक का कलर आप याद कर सकते हैं। तो टर्मरिक का कलर आप याद कर सकते हैं, यहाँ पे येलो कलर में एसिड में रहेगा और रेड कलर में बेस में रहेगा। फिनोल्फ्थलीन जो कि कलरलेस लिक्विड है, एसिड में वो कलरलेस ही रहता है, रिमेन्स कलरलेस, और बेसिस में वो कलरलेस से पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। बेसिस में वो पिंक कलर में हो जाएगा चेंज। उसके बाद आपका बचा मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज में आप यहाँ पे ऑरेंज कलर का रहता है तो वो ऑरेंज से रेड में हो जाएगा, एसिड में रेड में हो जाएगा, और बेसिस में वो ऑरेंज से येलो कलर में हो जाएगा। तो इसकी ट्रिक मैंने जस्ट उसके नीचे ही लिखी हुई है तो आप उसको देख सकते हैं। मिथाइल ऑरेंज की ट्रिक कि माई एप्पल इज़ रेड एंड बनाना इज़ येलो। तो इस ट्रिक से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे एप्पल स्टैंड करता है ये एसिड के लिए, एसिड के लिए एप्पल स्टैंड करता है, और रेड कलर बताता है कि ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज में रेड कलर का हो जाता है मिथाइल ऑरेंज एसिड में। और बनाना में बी जो है वो बेस के लिए स्टैंड करता है, और वाई जो है वो येलो, और बेसिस में मिथाइल ऑरेंज कैसा हो जाता है, येलो में हो जाता है। तो बनाना आपका येलो कलर का होता है, बी से बेस, और येलो कलर मिथाइल ऑरेंज का चेंज हो जाता है। तो इस ट्रिक से आप आसानी से अब मिथाइल ऑरेंज के पोर्शन को याद कर सकते हैं। और उसके बाद ओनियम में जो कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, तो वो कैसा अपना ऑर्डर चेंज करता है, वो एसिड में तो कोई चेंज नहीं होता, बाकी बेस में उसका स्मेल थोड़ा वैनिश हो जाता है। वैनिश मतलब उसकी स्मेल थोड़ी कम हो जाती है। वैनिला में भी यही है कि वो एसिड में कोई रिएक्शन नहीं देता, कोई स्मेल चेंज नहीं होता, और बेसिस में उसका कलर नहीं, स्मेल ऑर्डर उसकी वैनिश होने लगती है, वैनिश मतलब कम होने लगती है। क्लोव ऑयल दोनों में कोई चेंज नहीं देता। क्लोव ऑयल मतलब जो लौंग या लौंग का जो तेल होता है वो अपने स्मेल में कोई चेंज नहीं ले आता, या स्मेल में या कलर में कोई चेंज नहीं ले आता। उसके बाद रेड कैबेज लीफ जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ये मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। तो रेड कैबेज लीफ रेड कलर का रहता है, और वो एसिड में रेड कलर का रहेगा, बेस में ग्रीन कलर का हो जाएगा। फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया ब्लू कलर का रहता है, एसिड में ब्लू ही रहेगा, और बेसिस में पिंक कलर का हो जाएगा वो। और फ्लावर्स ऑफ जर्मेनिया रेड कलर का रहता है, और बेसिस में वो ऑरेंज रेड में चेंज हो जाएगा, और वो एसिड में वो ऑरेंज रेड का हो जाएगा, और बेसिस में वो ब्लू कलर का हो जाएगा। और फ्लावर्स ऑफ प्यूटिनिया पिंक कलर का होता है, पिंक से वो रेडिश पर्पल में आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे पिंक से वो वॉयलेट कलर में आ जाएगा। उसके बाद ये पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया था, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेन ऑफ करी ऑन क्लोथ व्हेन वॉश्ड विद सोप टर्न्स रेडिश ब्राउन। मैंने बताया था कि जब करी का स्टेन आपके कपड़ों में लग जाता है, उसको सोप से वॉश करने पे वो रेडिश ब्राउन का हो जाता है। और उसके बाद जब प्लेंटी ऑफ वाटर से हम लोग इसको वॉश करेंगे तो ये दोबारा अपना येलो कलर में वो आ जाता है, येलो कलर। इस स्टेटमेंट को आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं ट्रिक, लिटमस के ट्रिक पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिटमस का ट्रिक है एसिड के लिए अनिल और बेसिस के लिए बेलन। अब ये कैसा है मैं आपको अभी बताता हूँ, ये कैसी ट्रिक है मैं भी आपको यहाँ पे बताता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे अनिल में ए जो है वो एसिड के लिए स्टैंड करता है, और जो एन है वो नीला, नीला मतलब ब्लू, ब्लू के लिए स्टैंड करता है। और एल जो है वो लाल, लाल यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर।
तो एसिड कन्वर्ट्स नीला टू लाल। तो इस ट्रिक से अनिल से आप देख सकते हैं कि एसिड नीला लाल, तो यहाँ पे एसिड नीला को लाल कलर में बदलता है। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। और उसके बाद है बेलन। बेसिस के लिए बेलन यहाँ पे रखा हुआ है। बेलन आप वो घर वाला ना समझ लीजिएगा बेलन, जिससे काफ़ी पिटाई भी होती है सबकी, तो घर वाला बेलन आप ना समझे। यहाँ पे बेसिस कन्वर्ट्स लाल टू नीला, यहाँ पे बी से बेसिस, यहाँ पे जो एल दिया है वो लाल मतलब रेड, यहाँ पे रेड, और जो नीला है ये ब्लू। तो बेसिस कन्वर्ट्स लाल टू नीला और एसिड्स कन्वर्ट्स नीला टू लाल। तो इस ट्रिक से आप आसानी से लिटमस में कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, आपके 1 मार्क क्वेश्चन में ये हमेशा पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मैं आपको थर्ड पार्ट में प्रोवाइड करूँगा तो आप उसमें देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को शायद दिया हुआ होगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं लिटमस सोल्यूशन, जो कि आपके डू यू नो पैराग्राफ में दिया है। लिटमस सोल्यूशन क्या है? लिटमस सोल्यूशन पर्पल कलर का डाई है या पर्पल कलर का सोल्यूशन है, जिसे लाइकेन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वो लाइकेन क्या है? लाइकेन थैलोफाइटा डिवीजन का एक प्लांट है, जो कि डिवीजन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लास 9th के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। इस थैलोफाइटा डिवीजन में, जो कि किंगडम ऑफ प्लांट्स, किंगडम ऑफ एनिमल्स में आपने पढ़ा होगा। तो थैलोफाइटा डिवीजन का लाइकेन प्लांट है, जिससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिटमस के सोल्यूशन को। तो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं एसिड और बेस का रिएक्शन मेटल्स से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप क्वेश्चंस को भी आप देखते रहिएगा कि कौन से साल में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलते हैं अब हम लोग एसिड और बेस के रिएक्शन पे मेटल्स के साथ। तो हम लोग चलते हैं अब, पहला है कि एसिड या बेस मेटल से जब रिएक्ट करता है तो हमको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। एग्जांपल से समझेंगे तो आपको आसानी होगी। H2SO4 जो कि एक एसिड है, जिंक जो कि मेटल है, इन दोनों को जब ये ऐड होंगे या रिएक्शन जब इन लोगों में होगा तो ये ZnSO4 जो कि एक सॉल्ट है यहाँ पे, और H2 गैस हमको मिल जाती है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये रिएक्शन को एग्जाम्पल्स के थ्रू। ये कंसनट्रेटेड एसिड है, जब ये जिंक या मेटल से मिला तो हमको ZnSO4 सॉल्ट दिया और हाइड्रोजन गैस दिया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं NaOH, जो कि एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इसको जब हम लोग जिंक से रिएक्ट करेंगे तो Na2ZnO2 बन जाएगा, जिससे हम लोग सोडियम जिंकेट कहते हैं। सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट कहते हैं, और H2 गैस मिलेगा। ये इक्वेशन आप देख सकते हैं, एक्टिविटी 2.4 का है आपके बुक में 2.4। तो ये इक्वेशन आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2018, 16, 9, 14 में इसको पूछा गया था। तो ये इक्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। अब जो H2 गैस निकलती है दोनों केसेस में, इस केस में जो H2 गैस निकलती है, हाइड्रोजन या H+H2+ गैस निकलती है, इसको हम लोग डिटेक्ट कैसे करें? हम पता कैसे करें कि वो गैस H2 ही है, हाइड्रोजन गैस ही है? तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हम इसको मैचस्टिक या बर्निंग मैचस्टिक जब इसके पास हम लोग ले आएंगे तो ये पॉपिंग साउंड देगा, एक पॉपिंग साउंड देगा। अगर वो पॉपिंग साउंड आपको सुनाई देती है या अगर वो पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होता है तो ये हाइड्रोजन गैस ही है, क्योंकि ऑक्सीजन पे साथ बर्न होने पे ये पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं, हाइड्रोजन की प्रेजेंस को आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की प्रेजेंस को आप डिटेक्ट कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि हाइड्रोजन की प्रेजेंस को कैसे डिटेक्ट किया जाए, या 3 मार्क में या 1 मार्क में एक्टिविटी के थ्रू भी आ सकता है। तो आप ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट होते हैं तो सॉल्ट CO2 और H2O देते हैं। तो यहाँ मेटल कार्बोनेट आप देख सकते हैं, कोई भी मेटल ले लीजिए, या फिर आप सोडियम लेना चाहें या सोडियम ले लीजिए आप, सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे Na2CO3, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट तो NaHCO3। इनको जब हम लोग एसिड से मिक्स करेंगे, HCl से मिक्स किए, तो यहाँ पे NaCl CO2 और H2O, NaCl CO2 H2 दोनों केसेस में प्रोडक्ट हमारा सेम ही हुआ, और यहाँ पे भी HCl से ही मिक्स करेंगे। तो ये एक्टिविटी 2.5 आपके बुक में दी होगी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप सिंस MaM मतलब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं एसिड से मिक्स होने पे, तो वो बेसिक नेचर के हुए। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब मैं इसके बाद जस्ट आपको बताऊंगा, तो उसमें आपको बताऊंगा कि एसिड और बेस मिलने पे सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे एसिड तो है, और ये जो मेटल कार्बोनेट है और एसिड से मिलने पे सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है।
तो ये मेटल कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हुआ, बेसिक नेचर को हुआ, क्योंकि एसिड और बेस ही हमेशा मिलकर सॉल्ट वाटर बनाते हैं। यहाँ पे कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया है, इसलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा CO2 यहाँ पे हमको प्रोडक्ट साइड में मिलेगा। अब जब CO2 मिला है तो उसको डिटेक्ट करना भी हमको आना चाहिए कि CO2 है कैसे, हम पता कैसे करें कि CO2 है। तो CO2 को पता करने के लिए हम लोग यहाँ पे डिटेक्शन ऑफ CO2 में देखते हैं कि CO2 हम पता कैसे करें। CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इन कलर। लाइम वाटर क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, जिसे हम लोग लाइम वाटर कहते हैं या क्विक लाइम कहते हैं। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको बताया होगा कि इसको क्विक लाइम कहते हैं। कंफ्यूज बहुत लोग होते हैं कि लाइम वाटर, लाइम स्टोन और क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम, इन सब में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो लाइम वाटर है यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस है। इसको जब हम लोग CO2 से ऐड करेंगे तो ये CaCO3 जो कि लाइम स्टोन होता है, वाइट PPT सॉलिड फॉर्म में रहेगा। PPT मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट, जो कि वाटर में मिक्स होने पे यहाँ पे H2O है, इसीलिए वो लाइम मिल्की वाटर की तरह लगता है, मिल्की वाटर की तरह लगता है। अब इसमें जो ये इक्वेशन हमको मिला हुआ है, जो यहाँ CaCO3 और H2O, ये इक्वेशन हमको मिला है, इसमें जब हम लोग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर देंगे, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हमको नई चीज़ें मिलती हैं, जो कि हैं यहाँ पे ये रिएक्शन देख सकते हैं। CaCO3 जो कि सॉलिड है, इसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुआ है, तो हमको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ट्वाइस, या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक्वस फॉर्म में मिलता है। एक्वस मतलब वाटर के फॉर्म में है, वाटर के मतलब वाटर में ये मिक्स हुआ है, वाटर में सोल्यूशन है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी साल ये पूछा गया है कि इस इक्वेशन में डिटेक्शन ऑफ CO2 में अगर हम लोग एक्सेस CO2 ऐड कर दें तो हमको क्या इक्वेशन मिलेगा। तो ये इक्वेशन है जो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे CaHCO3 और एक्वस फॉर्म में ये रहेगा, CaHCO3 एक्वस फॉर्म में रहेगा, तो आप देख सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे, जिसकी बात मैं अभी आपको से कर रहा था। तो न्यूट्रलाइजेशन एसिड और बेस का रिएक्शन होता है। एसिड और बेस के रिएक्शन के बीच जब हमको सॉल्ट और वाटर प्रोडक्ट साइड में मिलता है तो उसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो है एसिड प्लस बेस, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में हमको देता है सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पे हम लोग इसका एग्जांपल दे सकते हैं, एसिड यहाँ पे NaOH और HCl यहाँ बेस, तो ये हमको NaCl जो कि कॉमन सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है ये, और H2O यहाँ पे प्रोवाइड करता है। 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अब इसके इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के मोर फॉर्म्स हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड अगर उस वीक बेस से मिलता है तो एसिडिक सॉल्ट मिलता है। एग्जांपल आप देख सकते हैं HCl, MgH होल ट्वाइस और MgCl2 हमको देता है वाटर के साथ। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलता है तो बेसिक सॉल्ट हमको देता है वाटर के साथ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं H2CO3 वीक बेस है, वीक एसिड है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस NaOH जो हमको Na2CO3 देगा, सोडियम कार्बोनेट और वाटर के साथ, जो कि एक बेसिक सॉल्ट है सोडियम कार्बोनेट। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा, जो कि अभी अभी ऊपर आपने एग्जांपल देखा, ये NaCl जो कॉमन सॉल्ट होता है, आपके घरों में जो नमक यूज़ होता है वो कॉमन सॉल्ट होता है। अब इसके बाद वीक एसिड और वीक बेस भी हमको कॉमन सॉल्ट ही देगा, NaCl। यहाँ पे NaCl या कोई भी कॉमन सॉल्ट आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि H2CO3 और CaOH होल ट्वाइस, तो ये हमको CaCO3 देता है जो कि एक कॉमन सॉल्ट है और वाटर के साथ। तो आप यहाँ पे आप इसके बाद जो आपको रिएक्शंस मिलेंगी इस मेटल्स के साथ एसिड बेस की, वहाँ पे आप आइडेंटिफाई करिएगा कि वो बेसिक नेचर में है मेटल या वो एसिडिक नेचर में है। तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड और एसिड का रिएक्शन होने पे सॉल्ट और वाटर देता है। तो एसिड प्लस बेस हमने अभी अभी पढ़ा कि सॉल्ट और वाटर देता है। यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड है तब वो बेसिक नेचर का हुआ, क्योंकि हमेशा एसिड और बेस ही सॉल्ट और वाटर देते हैं, तो ये मेटल ऑक्साइड जो हुआ वो बेसिक नेचर को है। अब इसका एग्जांपल देख सकते हैं, कॉपर में कॉपर ऑक्साइड हुआ, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ तो CuO प्लस HCl, तो हमको CuCl2 और H2O देखने को या मिलेगा प्रोडक्ट साइड में। CuCl2 कॉपर क्लोराइड, इसका आप कलर देख सकते हैं ब्लू ग्रीन कलर का होता है, और CuO कॉपर ऑक्साइड इस ब्लैक कलर में होता है। तो एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसको अगर हम लोग अरेंज कर दें या इसको हम लोग ब्रेक कर दें, टोटल ब्रेक कर दें, तो हमको मिलेगा यहाँ Cu2 प्लस और O2 माइनस, H प्लस और यहाँ Cl माइनस। तो ये Cl यहाँ पे आ जाता है और O2 इससे कंबाइन होकर हमको हमारा फार्मूला दे देता है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2008, 10, 12, 14 में पूछा गया था।
तो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर या फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पे लाइक कर दें वीडियो को, अपने कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ क्योंकि उनकी भी ताकि थोड़ी हेल्प हो जाए। यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए जो मेल है उस पर मेल करना पड़ेगा। आपको हैंड रिटन नोट्स 48 आवर्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।